सबके सामने उस लड़के के साथ शादी से इनकार कर दो और मुझसे शादी का ऐलान करो, वरना मैं तुम्हारी सारी तस्वीरें पूरे समाज में फैला दूंगा। केशव ईशानी को धमका रहा था। मान सम्मान बचाने के लिए उसने केशव की बात मान ली, लेकिन केशव ने अपनी मां की साजिश के अनुसार भरे विवाह मंडप में शादी के समय उसे ठुकरा दिया और अपनी बारात वापस ले गया। जब सब चले गए तो वो ब्राइडल रूम में दुल्हन बनी अकेली बैठी रो रही थी और तभी एक भारी हाथ उसके कंधे पर आकर ठहरा। उठो, आज हमारे 7 फेरे हैं। केशव ने तुम्हें ठुकरा दिया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, तुम्हें पूरा सम्मान दूंगा। उस गहरी और दमदार आवाज़ को सुनकर वो चौंकी और पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि वो तो इस गरीब से घर के सामने रुकी हुई निकुंज राणा की शानदार गाड़ी सबको हैरानी में डाल रही थी। आज तक इस मोहल्ले में इतनी आलीशान और बड़ी गाड़ी किसी के घर के दरवाजे पर खड़ी नहीं देखी गई थी, और ये वही घर था, ईश्वर दत्त जी का घर, जिस पर यह गाड़ी तब से आती थी जब से ईशानी और निकुंज राणा का रिश्ता तय हुआ था। ये बात भी सबके लिए हैरानी की वजह बनी थी, क्योंकि कोई इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि हवेली का इकलौता वारिस निकुंज राणा एक साधारण से घर की लड़की से शादी करने जा रहा है, जिनके सामने ये लोग सिर्फ एक नौकर की हैसियत रखते थे। आज वही लोग उनके समधी बनने जा रहे थे। ईश्वर दत्त जी के घर के भीतर भी अजीब सी अफरा तफरी मची हुई थी। ईशानी की कजिन्स और मोहल्ले की लड़कियां उसकी किस्मत पर जलन और हैरानी से उसे निहार रही थीं। आखिर उसमें ऐसा क्या था जो निकुंज राणा ने उसका चयन किया। आज वो उस खूबसूरत पर्सनालिटी वाले और प्रभावशाली मर्द की दुल्हन बनने जा रही थी, जिसके सपने देखने वाली हजारों लड़कियां यूं ही रह गई थीं। उसे पता था निकुंज राणा उसे लेने आया है, इसी वजह से वो मौके के मुताबिक सबकी नज़रों से बचते हुए हल्के फुल्के कपड़ों में तैयार हो गई थी। शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं, बस रिसेप्शन का थोड़ा सा सामान बचा था जिसे निकुंज अपनी पसंद से लाना चाहता था, और इसी वजह से वो खुद उसे लेने आया था। हालांकि उसने सबसे पहले उसके माँ बाप से इजाज़त ले ली थी और वो मना नहीं कर पाए थे, और यही वजह थी कि उनका होने वाला दामाद आज खुद दरवाजे पर ईशानी को लेने के लिए खड़ा हुआ था। हल्की तैयारी करके उसने एक शॉल कंधे पर लपेटी और बाहर निकल आई। ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वो कई बार निकुंज के साथ शादी की शॉपिंग कर चुकी थी। लहंगा पसंद करने से लेकर हल्दी के जेवर तक सब कुछ निकुंज ने उसे अपनी पसंद से दिलाया था, और आज रिसेप्शन की ड्रेस चुनने के लिए भी वो खुद उसे लेने आया था। जैसे ही वो तैयार होकर बाहर निकली, सीढ़ियों के पास उसकी मुलाकात केशव से हो गई। केशव ने जोर से उसका हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों की तरफ खींच लिया, और वो उसकी इस गुस्ताखी को हैरानी और अविश्वास से देखती रह गई। ये क्या बदतमीजी है केशव, मेरा हाथ छोड़ो। और केशव की पकड़ इतनी सख्त थी कि उसके नरम हाथ पर लाल निशान पड़ गया। अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए केशव ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। इतना इतराने की ज़रूरत नहीं है उस अमीरजादे के साथ। क्यों, वो मेरे होने वाले पति हैं, और तुम्हें इससे क्या मतलब। उसने सख्ती से अपना हाथ छुड़ाते हुए केशव की आंखों में देखा, जहाँ से नीचता साफ झलक रही थी। मैं तुम्हें एक पल में आसमान से उठाकर ज़मीन पर पटक सकता हूँ। मेरे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें बदनाम और बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। और वो स्तब्ध होकर केशव को देखती रह गई, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था जिस वजह से उसे बदनामी का सामना करना पड़ता। लेकिन सामने खड़े केशव से कुछ भी उम्मीद की जा सकती थी। वो कुछ भी कर सकता था। क्या मतलब, क्या किया है तुमने? उसने एकदम से घबरा कर पूछा। तुमने मुझे ठुकराकर उस अमीरजादे को चुना है, मेरी माँ को सबके सामने बेइज्जत किया है। तुमने कहा था ना मेरी माँ से कि तुम केशव जैसे लड़के की दुल्हन बनने से बेहतर मरना पसंद करोगी। तो अब मैं तुम्हें जीते जी मार डालूंगा, तुम हर हाल में पछताओगी। तो बेहतर है खुद ही इनकार कर दो इस शादी से। अब अच्छा थोड़ी लगेगा कि तुम्हारी बारात तुम्हारे दरवाजे से वापस लौट जाए। और उसका दिल कांप उठा। भगवान के लिए केशव, ऐसा मत करना। मेरे पापा की इज्जत का ख्याल करो। आज तक तुम लोग मेरे पापा के सहारे इस काबिल बने हो, और आज उसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का इरादा रखते हो। वो इस इंसान को शर्म दिला रही थी जो शर्म और इज्जत का मतलब भी नहीं जानता था। पहले मैं तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ ईशानी। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और केशव के चेहरे को अफसोस से देखते हुए वो 2 कदम पीछे हट गई। तुम अच्छी तरह जानते हो केशव
कि तुम कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। तुम्हारे दिल में सिर्फ हवस है, मोहब्बत नहीं। अब मुझे जाने दो, निकुंज मेरा इंतजार कर रहा है। केशव के पास से गुजरते हुए वो बाहर निकलने लगी। तभी उसकी आवाज़ ने फिर से उसके कदमों को रोक लिया। चली जाओ, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब वो आदमी तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाएगा और तुम बस उसकी पीठ को जाता देखती रह जाओगी, पूरे पछतावे के साथ। उसने इतने यकीन से ये बात कही थी कि ईशानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पलटकर एक बार केशव की ओर देखा और सोचने लगी, वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने आज तक ऐसी कोई गलती नहीं की थी, ऐसी कोई बात नहीं की थी जिससे उसकी इज्जत पर आँच आए। लेकिन केशव कहता था कि उसके पास कोई ऐसा राज है जो उसकी बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। ईशानी अपने पापा ईश्वर दत्त जी को अच्छी तरह जानती थी। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो शायद वो वहीं खड़े खड़े उसे ज़मीन में गाड़ देंगे। खुद को संभालते हुए वो घर से बाहर निकल आई थी और घर से बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी, क्योंकि सामने ही निकुंज उसका इंतजार कर रहा था। और जब वो घर से बाहर निकल कर आई तो हैरानी से उसके खूबसूरत चेहरे को निहार भी रहा था। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा शख्स उसका होने वाला है, उसका होने वाला पति है। न सिर्फ उसके लिए बल्कि ये बात पूरे मोहल्ले के लिए हैरानी का कारण बनी हुई थी कि निकुंज राणा जैसा हैंडसम और रईस इंसान इस घर का दामाद बनने जा रहा था, जहां अक्सर एक वक्त की रोटी के बाद दूसरे वक्त की रोटी मिलना मुश्किल होती थी, जहां सिर्फ ईश्वर दत्त जी ही कमाने वाले थे और खाने वाले न जाने कितने लोग थे। लोग आराधना जी को भी हैरत और अविश्वास से देख रहे थे। जिस दिन वे सूरज राणा अपने बेटे का रिश्ता लेकर इस घर की दहलीज पर आए थे, उन्हें बैठाने के लिए भी घर में कोई ऐसी जगह नहीं थी जो उनके स्तर के लायक हो, लेकिन फिर भी सूरज राणा और आराधना जी का भरपूर सम्मान किया गया। ईश्वर दत्त जी ने पूरे समाज और रिश्तेदारों के खिलाफ जाकर ईशानी का रिश्ता निकुंज से तय कर दिया था। ईश्वर दत्त जी को भगवान ने सिर्फ बेटियां दी थीं। उनकी 2 बेटियां थीं और बेटे की खुशी से वो वंचित थे। आज तक उन्होंने बेटियों से बेहद प्यार किया था, लेकिन उन्हें वो आत्मविश्वास नहीं दे पाए जो एक पिता को देना चाहिए। फिर भी वो उनके भले के लिए सदा चिंतित रहते थे और हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनकी बेटियों का भाग्य अच्छा हो। ईशानी के लिए भी दिल से संतोष थे, लेकिन सुरभि बुआ ने केशव के लिए उसका रिश्ता मांगा था। लेकिन न सिर्फ ईश्वर दत्त जी ने बल्कि खुद ईशानी ने भी इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो केशव की खराब नेचर को भली भांति जानती थी। वो अच्छे से जानती थी कि केशव किस तरह के स्वभाव का और संगति वाला इंसान है। वो उसकी ज़िंदगी को एक पल में बर्बाद कर देता। ईश्वर दत्त जी जिस कंपनी में काम करते थे, वहाँ के चपरासी की बहन थी सुरभि। और जब सुरभि अपने भाई राकेश को दोपहर का लंच देने आती तो ईश्वर दत्त जी से भी उसकी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। उस समय सुरभि की नई नई शादी हुई थी और केशव उसकी गोद में था। ईश्वर दत्त जी की अपनी कोई बहन नहीं थी और उन्होंने सुरभि को अपनी बहन बना लिया। अपने भाई होने के सारे फर्ज भी पूरे करने लगे। और जब सुरभि का भाई राजेश एक बीमारी के चलते इस दुनिया से चला गया तो वो पूरी तरह से ईश्वर दत्त जी के ऊपर आश्रित होकर रह गई थी, क्योंकि सुरभि के अपने भाई के अलावा कोई दूसरा इस दुनिया में नहीं था। और ईश्वर दत्त जी ने भी अपना फर्ज बखूबी निभाया था। और इसीलिए सुरभि बुआ की इतनी हिम्मत हो गई थी कि उन्होंने अपने बिगड़े बेटे के लिए ईशानी का रिश्ता मांग लिया था, जो ईशानी के बिल्कुल भी लायक नहीं था। ईश्वर दत्त जी ने बहुत ही प्यार से इस मामले को संभालते हुए रिश्ते से इनकार कर दिया था, लेकिन केशव ने अभी तक अपने कदम पीछे नहीं खींचे थे और वो ईशानी की ज़िंदगी में कौन सा जहर घोलने वाला था, इस बात से ईशानी और उसके घर वाले पूरी तरह बेखबर थे। निकुंज राणा की शानदार गाड़ी में बैठते हुए एक पल के लिए उसे अपनी किस्मत पर गर्व महसूस हुआ था। गाड़ी दिलकश खुशबुओं से महक रही थी। गाड़ी में बैठते ही निकुंज ने एक खूबसूरत सा बुके उसकी तरफ बढ़ाया था, जिसमें महकते फूल उसके चेहरे की तरह खूबसूरत थे। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें थाम लिया। इसकी ज़रूरत नहीं थी निकुंज। उसका लहजा नरम और शालीन था, जबकि निकुंज मुस्कुराते हुए उसके हसीन चेहरे को देखता रहा। ये तो आपके लायक कुछ भी नहीं। अब जब आप मेरी जिम्मेदारी बनने जा रही हैं तो ऐसे तोहफे तो आपको रोज़ मिला करेंगे, जो मेरी मोहब्बत की बस एक हल्की सी झलक होंगे। और वो मुस्कुराते हुए उस शख्स को देखती रही जो कहीं से भी उसके जैसा आम माहौल का नहीं था। बेशक वो बेहद खूबसूरत थी,
लेकिन गरीबी ने उसकी खूबसूरती को काफ़ी हद तक फीका कर दिया था। उसकी सुनहरी बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी अपने अंदर कैद कर सकती थीं, और शायद इन्हीं जादुई आंखों के असर में निकुंज राणा पूरी तरह बंध चुका था। उसे न जाने क्यों ऐसा लगा कि ये सब एक हसीन सपना है जो किसी भी पल उसकी आंखों के सामने से टूट सकता है। आज तक उसने जितनी भी निराशाजनक बातें सोची थीं, वो सब समय आने पर सच बनकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती थीं। क्या हुआ मैडम? अब मैं आपका ही हूँ, शादी के बाद जी भरकर देख लेना, मना नहीं करूँगा। फिलहाल तो मेरा मानना है हमें निकलना चाहिए, उसने शरारत से कहा और वो शर्मा गई। सामने बैठा शख्स था ही इतना हसीन कि उसे देखकर तारीफ निकले बिना रह ही नहीं सकती थी। काश केशव अपने बुरे इरादों से बाज आ जाए, अपनी बुरी नीयत से उसकी खुशियों को वो गिरहण न लगाए जो वो लगाने की ठान चुका था। उसने केशव से साफ कह दिया था कि उसे अब कोई डर नहीं है, वो जिस हद तक जाना चाहे जा सकता है, और सच्चाई भी यही थी। केशव के बुरे ख्यालों को एक तरफ रखते हुए वो पूरी तरह से निकुंज राणा की ओर आकर्षित हो गई थी। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था कि केशव उसके साथ क्या कर सकता है। इस वक्त बस उसे निकुंज की मोहब्बत और उसकी प्यारी बातों में दिलचस्पी थी। अब बस 2 दिन का इंतजार बाकी है, उसके बाद आप मेरी हो जाएंगी और फिर और भी निखर जाएंगी। अच्छा, वो कैसे? उसकी बात सुनते हुए वो नासमझी से पूछ बैठी। तुम नहीं जानती? एक मर्द की मोहब्बत और उसका साथ औरत के चेहरे पर नजर आता है। शादी की पहली रात ही मैं तुम्हें अपनी मोहब्बतों में डुबो कर रख दूंगा। मेरी मोहब्बत तुम्हारे चेहरे पर खूबसूरत रंग बिखेर देगी। और जानती हो, यही वजह होती है कि विदाई से ज़्यादा रिसेप्शन की दुल्हन हसीन लगती है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी रिसेप्शन की दुल्हन इतनी प्यारी लगे, इतनी मोहब्बत भरी हो कि हर नज़र बस उस पर ठहर जाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा और वो शर्म से लाल हो गई, अपनी पलकें झुका लीं। उस आदमी की नज़दीकियाँ कितनी मुश्किल हो सकती थीं, इसका उसे अंदाज़ा होने लगा था, जिसकी आंखों में वो ज़्यादा देर देख भी नहीं पाती थी। उसी के साथ कुछ लम्हों की कल्पना भी उसके अंदर सेहरन सी दौड़ा चुकी थी। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि सामने बैठा इंसान उसे आखिरी हद तक चाहेगा। अगर आसपास के जलन और हैरानी से भरे लोग उन्हें एक दूसरे को होने देंगे तो, क्योंकि उसे अभी अंदाज़ा नहीं था कि वो व्यक्ति उसका बनकर भी शायद उसका न बन पाए, क्योंकि लोग अपनी काली नज़रों और घिनौनी सोच से इस हसीन सपने को उससे छीनने की कोशिश में लगे हुए थे। अपने माँ बाप के घर में उसने न जाने कितनी ख्वाहिशों को मार दिया था। छोटी छोटी खुशियों को तरसते हुए उसने दिन गुजारे थे, और अब उस घर में जाने के बाद उसकी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। वो ख्वाहिश जिन्हें उसने बचपन से अपने दिल में सजाकर जिया था। शॉपिंग करते हुए उसने सबसे महंगी चीज़ों का चुनाव किया। सिल्वर कलर की शानदार मैक्सी उसके रिसेप्शन के लिए चुन ली गई थी, जो दोनों की पसंद की थी। निकुंज राणा और उसका साथ इतना दिलकश था कि ईशानी को पहले ही पल में यह एहसास हो गया था कि शॉपिंग लगभग अब पूरी हो चुकी है, और अब उसे जल्दी से घर लौटने की फिक्र सताने लगी। इसीलिए उसने झिझकते हुए निकुंज से कहा, वापस चलें। निकुंज ने शरारती नज़रों से उसे देखा था और फिर धीरे से उसके करीब होता हुआ बोला, मेरे ख्याल में अभी भी कुछ बाकी बचा है। उसने हैरानी से शॉपिंग बैग की ओर देखा। सब कुछ तो पूरा हो गया है ना? उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी और सवाल देखकर उस पल वो उसे इतनी मासूम लगी कि निकुंज काफ़ी देर तक उसके हसीन चेहरे को बस निहारता रहा। मेरे ख्याल में एक खूबसूरत सी ड्रेस वेडिंग नाइट के लिए भी होनी चाहिए, जिसे देखने का हक सिर्फ मेरा हो। और बस एक पल में ही वो कान की लौ तक लाल हो चुकी थी। सामने बैठे इंसान की बेबाकी का उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। नरमी से उसके करीब आते हुए निकुंज उसके दिलकश चेहरे की ओर झुका था, जिस पर छाई हुई लाली उसे और भी दीवाना बना चुकी थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सिर्फ उसका लहजा नहीं, उसका पूरा वजूद कांप उठा था। चेहरा शर्म की वजह से गुलाबी होने लगा था, लब थरथरा उठे थे, पलकें कांप उठी थीं, जबकि निकुंज अब भी तपती हुई नज़रों से उसे देख रहा था। चलो, आपकी ख़राब होती हालत की वजह से फ़िलहाल इन बातों को यहीं रोक देते हैं। परसों रात फिर इन बातों को आगे बढ़ाएंगे, और उस वक्त मैं तुम्हें शर्माने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। एक आंख दबाते हुए उसने एक बार फिर उसे शर्मा दिया था। उसकी हालत देखकर वो मुस्कुराते हुए गाड़ी की ओर बढ़ गया था, और फिर उसके पीछे पीछे ईशानी अपनी शॉल संभालती एक एक कदम रखती साथ चलने लगी। अपनी जान बख्शे जाने पर उसने गहरी सांस ली थी। उसका दिल न जाने क्यों इतना बेसब्र सा हो रहा था। मुझे आपसे कुछ पूछना है,
गाड़ी घर की ओर जा रही थी जब ईशानी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्यों नहीं, 100 बातें पूछो। निकुंज का लहजा मोहक था। आपने सिर्फ मेरा चुनाव क्यों किया? ये एक ऐसा सवाल था जो सिर्फ उसकी जबान पर नहीं बल्कि उसके आसपास मौजूद हर इंसान के मन में उठ रहा था। निकुंज ने मुड़ते हुए उसके खूबसूरत से चेहरे को देखा। इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, गंभीर लहजे में कहते हुए उसने अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया था और ईशानी बस उसे देखती रह गई। उसके दिमाग में कई अजीब अजीब से सवाल घूमने लगे, लेकिन फिलहाल वो उन सब के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। निकुंज ने उसे दरवाजे पर उतार दिया और वो चाहकर भी कह न सकी कि अंदर आ जाओ। उसे अभी अपने पापा से बहुत झिझक महसूस होती थी, जो स्वभाव से बेहद सख्त थे, और ऊपर से सुरभि बुआ की लगाई बुझाई हर वक्त उनके मूड को और भी ख़राब कर देती थी। आज रात ही उसकी मेहंदी थी और कल रात बारात का फंक्शन था। वो सीधे अपने कमरे में चली गई। उस वक्त घर के किसी भी सदस्य से मिलकर वो अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि निकुंज के साथ बिताए गए पलों की लाली अभी भी उसके गालों पर उभर रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था और वो अपनी हालत को अकेले में बैठकर महसूस करना चाहती थी, अपने दिल की धड़कनों को संभालना चाहती थी। थोड़ी देर बाद ही शालू जी कमरे में आई थीं। ईशानी अपने बेड पर आंखें बंद किए बैठी हुई थी। अरे बेटा, तुम कब आई? उन्होंने ईशानी को गले लगाते हुए प्यार से पूछा। ईशानी ने भी नरमी से उठकर अपनी माँ को गले से लगा लिया। वो अपनी बेटी से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं, और अब तो उनकी जान से प्यारी बेटी हमेशा के लिए घर छोड़ने वाली थी। मेरा बच्चा, बाहर आ जाओ, डिनर का टाइम हो गया है। मुझे लगा तुम अभी तक निकुंज के साथ हो। मैं काफ़ी देर से आ चुकी हूँ। मम्मी, नंदिनी कहाँ है? उसने अपनी छोटी बहन के बारे में पूछा। यहीं कहीं होगी, शादी की तैयारियों में मस्त होगी। डिनर की टेबल पर बैठती उसकी सुरभि बुआ की बेटी बीना उसे तीखी नज़रों से घूरती रही। ईशानी को उनकी नज़रों का अंदाज अच्छे से था। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि ईशानी निकुंज राणा जैसे लड़के की दुल्हन बने। वैसे ही कितनी अजीब बात है ना कि शादी से पहले ही तुम निकुंज के दिल में अपने लिए बदगुमानियाँ पैदा कर रही हो। कल को वो कहेगा कि तुम्हें तो आदत है गैर मर्दों के साथ घूमने की। वीना ने ईश्वर दत्त जी की ओर देखकर ऊंची आवाज़ में कहा था। वीना की ये बात सुनते ही ईशानी बुरी तरह घबरा गई थी। निकुंज पापा से इजाज़त लेकर गए थे। बीना दीदी, अरे इजाज़त लेने ही आया था ना, हम भी जानते हैं, लेकिन इस तरह शादी से 2 दिन पहले अपनी दुल्हन के साथ घूमना फिरना कहाँ के संस्कार हैं। अब जब इजाज़त लेने आया था तो क्या भाई उन्हें रोक देते? वो तो उसे निकुंज राणा के सामने बोले ही नहीं थे। अब जब वो दामाद बनने जा रहा है, वो भी इतना अमीर, ऐसे में भाई साहब मना कैसे कर सकते थे? ये सुरभि बुआ थीं, जिन्होंने जैसे कसम खा रखी थी कि वे कभी भी इन लोगों को चैन से जीने नहीं देंगी। बस करें सुरभि, खाने के बाद मेहंदी का छोटा सा फंक्शन है, बच्चियों को तैयार भी होना है, जल्दी जल्दी खाना खा लें। शालू जी ने उनका ध्यान उस बात से हटाकर खाने की ओर कर दिया, जबकि बीना लगातार ईशानी को तीखी नज़रों से घूरती रही। घर में बैठी बैठी उसकी उम्र निकलती जा रही थी अच्छे रिश्ते की तलाश में, जबकि उससे छोटी ईशानी का रिश्ता इतने रईस ख़ानदान में तय हो गया था। ये बात उसके लिए सहन करना नामुमकिन था। खाने के दौरान भी वो केशव की नफरत भरी नज़रों का निशाना बनी रही। कुछ निवाले लेकर ही वो उठकर अपने कमरे में चली आई थी। जाते वक्त भी उसने सुरभि बुआ की आवाज़ को अपने कानों में गूंजते पाया था। अरे, इसको खुशी ही इतनी है, आज की रात तो निवाले नीचे नहीं उतरेंगे। जबकि उसके पापा ईश्वर दत्त जी एक गिलास पानी होठों से लगाकर बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। उसके दिल में दर्द की एक लहर सी उठी थी। न जाने उसके पापा कब तक अपनी इस मुंह बोली बहन की बातों के सामने यूं ही खामोश बने रहेंगे। ये सबके लिए तकलीफ भरा था। थोड़ी देर बाद एक पार्लर वाली लड़की आई और उसे हल्का फुल्का तैयार कर दिया। हवेली से बस बड़े बुजुर्ग ही मेहंदी लगाने आने वाले थे। गांव की रस्मों के अनुसार लड़का और लड़की का संयुक्त फंक्शन इस घर में अनुमति नहीं थी, और इसीलिए हवेली वालों ने भी जोर नहीं दिया था। हल्की फुल्की सजावट में वो साधारण से लहंगे में भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कई जलन भरी नज़रों का निशाना बनी हुई थी। सूरज राणा और उनकी पत्नी बड़ी धूमधाम से मेहंदी लगाने आए थे। वो उनकी होने वाली बहू थी। उन्होंने उसके खूब लाड नखरे उठाए थे। जिस प्यार से उसे मेहंदी लगाई, बीना और सुरभि बुआ तो जल जल कर राख हो गई थी।
सूरज राणा ने आगे बढ़कर कई नोट उसके सिर से फेरते हुए नौकरों में बांट दिए थे। नंदिनी तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उसकी मासूम बहन की इतनी बड़ी खुशी का दिन जो था। उनके जाने के बाद भी लोग निकुंज को मेहंदी लगाने गए थे और सुरभि बुआ और उनकी दोनों बेटियां एक बार फिर हवेली की शानो शौकत से प्रभावित होकर लौट आईं। निकुंज के दोस्तों ने जिस शानदार तरीके से उसकी मेहंदी का इंतजाम किया था, पूरे गांव में उसी की चर्चा थी। आज तक सबके लिए ये बात एक रहस्य बनी हुई थी कि आखिर वो लोग ईशानी जैसी लड़की को अपनाने के लिए कैसे मान गए थे। इस बात से अभी तक पर्दा नहीं हटा था। सूरज राणा और आराधना जी की खुशी से यह अंदाजा हो रहा था कि ईशानी सिर्फ निकुंज की नहीं, उनकी अपनी पसंद भी थी। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो उठकर कमरे में आ गई। नंदिनी और वो देर तक मेहंदी लगवाती रहीं और फिर कुछ देर के बाद वो आराम करने के लिए लेट गई। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वो घबरा कर उठ बैठी। नंदिनी कमरे में नहीं थी। वे लोग निकुंज को मेहंदी लगाने चले गए थे और जब ईशानी की नज़र आने वाले वजूद पर पड़ी तो उसका दिल जोरों से कांप उठा था। वो कोई और नहीं बल्कि केशव था। तेज नज़रों से देखते हुए वो उसके सामने आकर बैठ गया। उसकी हथेली थाम कर उसने उस पर लिखा निकुंज का नाम देखा, जबकि ईशानी हैरान होकर उसका चेहरा देखती रही। एक झटके से उसने अपना हाथ छुड़ाया और उठकर उसके सामने आकर खड़ी हुई। मुझे एक रात तो चैन से रहने दो, कल वैसे ही तुम्हारी जान छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। उसे पहले ही इस बात की उदासी थी कि वो हमेशा के लिए इस घर से जा रही है और अब इन लोगों की हरकतें उसे चैन से जीने नहीं दे रही थीं। तुम्हारे पास अब भी वक्त है ईशानी, इस रिश्ते से मना कर दो, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इस बार फिर चेतावनी देती नज़रों से उसने ईशानी की ओर देखा, जो हैरानी से उसकी आंखों में झांक रही थी। भगवान के लिए केशव, मेरा पीछा छोड़ दो और अपनी जिद से बाज आ जाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। उसका अंदाज तेज था। पहली बार वो इतनी शिद्दत से चिल्ला रही थी। उस वक्त उसकी बातों ने जो तकलीफ दी थी सिर्फ वही जानती थी। उसे केशव से कोई डर नहीं था क्योंकि घर में बाकी मेहमान मौजूद थे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो ज़्यादा देर तक उसके कमरे में रुके। ठीक है, फिर कल जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बारात दरवाजे से ही लौट जाएगी। भगवान अगर मेरे साथ है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुम यहाँ से अपनी शक्ल गायब करो। उसके गुस्से की कोई इंतहा नहीं थी, जबकि केशव उसका गुस्सा देखकर उठकर खड़ा हुआ। आज तुम जिस शख्स के सहारे इतना चिल्ला रही हो ना, कल वही तुम्हारे लिए पछतावे की वजह बनेगा, याद रखना। वो कहते हुए वहाँ से चला गया और ईशानी वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। न जाने वो क्या जानता था, उसके दिल में क्या चल रहा था और वो उसकी ज़िंदगी में कौन सी आग लगाने वाला था। जहाँ इस बात से उसका दिल खुश था कि उसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, वहीं उसकी इतनी हठधर्मी देखकर वो डर का शिकार हो जाती थी कि आखिर वो उसके बारे में ऐसा क्या जानता था जो इतने यकीन से कहता कि वो उसकी बारात को वापस मोड़ देगा। उसे निकुंज पर भी पूरा यकीन था। निकुंज उसे अच्छी तरह जानता है। ये सब धमकियाँ हैं जिनसे वो कभी नहीं डरेगी। दिल में ये तय करते हुए वो सोने के लिए लेट चुकी थी। अगले दिन जो होगा वो देखा जाएगा। अभी उसकी फिक्र करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। अगला दिन खुशी और हलचल से भरा हुआ था। सुबह सुबह ही वो पार्लर के लिए निकल गई। उसके दिल में एक अजीब सी उदासी भी थी और बेहिसाब खुशी भी। आखिरकार वो दिन आ गया जो उसके सपनों को सच करने वाला था। बचपन से आज तक उसने जिस डर और खौफ में ज़िंदगी गुजारी थी, अब उसे उस डर से आज़ाद होकर जीना था और उसे यकीन था निकुंज राणा का साथ वैसा ही होगा। दुल्हन बनी वो इतनी शानदार लग रही थी कि पार्लर की लड़कियां देर तक उसके हसीन चेहरे को देखती रहीं। आपके पति बहुत लकी होंगे, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उसने उसकी सुनहरी आंखों में झांका, जहां उस वक्त न जाने कितने सपने सजे हुए थे। जिंदगी में पहली बार शायद उसने इतना कीमती ड्रेस पहना था। कीमती ड्रेस और जेवरों से सजी दुल्हन जिसे देखते ही हर कोई रश कर रहा था। वो हॉल में आई तो बारात भी पहुंच चुकी थी। शेरवानी में सजा निकुंज राणा सबकी नज़रों का केंद्र बना हुआ था। उसके चेहरे पर फैली हुई खुशी जैसे हसीन ख्यालात और जज्बातों की परछाई बन चुकी थी। हवेली के लोगों ने इस बारात में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। न जाने कितनी ही गाड़ियों की लाइन दरवाजे पर आकर रुकी और जिस शानो शौकत से बारात हॉल में आई थी, लोग देखकर हक्का बक्का रह गए थे। वो अब तक कमरे में ही थी। थोड़ी ही देर बाद दूल्हा के आने और फिर शुभ विवाह के मुहूर्त का शोर उठा था और उसे बाहर लाया गया।
घूंघट की आड़ में वो अपने निकुंज के नाम का घूंघट सजाए अपने खूबसूरत चांद जैसे चेहरे को छुपाकर सहेलियों के झुंड में बाहर चली आई थी, जबकि सामने बैठा निकुंज घूंघट की आड़ से ही उसके दिलकश चेहरे को देखता रह गया। कोई इतना हसीन भी कैसे हो सकता है। एक पल में ही उसके दिल ने सरगोशी की थी और उसने मुस्कुराते हुए अपनी नज़रों को झुका लिया। वो नहीं चाहता था कि उसे उसकी ही नज़र लग जाए। कुछ देर बाद ही पंडित जी शादी की रस्में शुरू करने वाले थे, इसलिए उन्हें उस वक्त अलग अलग बिठा दिया गया था। ये सारी डेकोरेशन भी सूरज राणा की तरफ से ही करवाई गई थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की बारात में किसी भी चीज़ की कमी रहे। वो इंतजार कर रही थी कि कब पंडित जी उसे और निकुंज को मंडप में बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो गया था। तौबा है, कैसी परवरिश की है ईश्वर दत्त जी ने इसकी। ऐसी लड़कियों को तो मार देने के काबिल होती हैं। उसे अपनी पीठ के पीछे एक फुसफुसाहट सुनाई दी और उसने पलट कर देखा। उसकी आंखों के सामने ही वक्त ने एक पल में पलटा खा लिया था। सबके चेहरों पर अजीब से भाव थे। हर कोई उसे अजीब और घूरती नज़रों से देख रहा था और वो घूंघट की आड़ में डर और घबराहट से भरी आंखों से उनके चेहरे के हाव भाव देख रही थी। उसने निकुंज के पापा सूरज राणा की आंखों में उतरते हुए गुस्से का रंग देखा। वो एकदम भड़कते हुए गुस्से से उठकर खड़े हुए थे और उनके बाद सारे बाराती जैसे उसी के बारे में बातें कर रहे थे। यही सिला दिया है हवेली वालों की रहमदिली का। इन लोगों को तो इज्जत राशि नहीं आई। तौबा है, शक्ल से कितनी शरीफ लगती है। और अब कारनामे देखो। पूरी बारात में हलचल मची हुई थी और वो हैरानों परेशान निगाहों से सबको देख रही थी। एक ही पल में ये क्या से क्या हो गया था। उसने ढूंढती हुई निगाहों से केशव को देखना चाहा, लेकिन वो मौके से ही गायब था। यहाँ केशव का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल आशंकाओं से धड़क रहा था। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसकी सजी सजाई जिंदगी में आग लग चुकी है। नंदिनी उसके पास खड़ी रो रही थी और उसकी माँ जैसे उन लोगों की विनती कर रही थी। उसने नंदिनी का हाथ थामते हुए उसे अपने करीब झुकने को कहा। क्या हुआ है नंदिनी? उसका लहजा डर से कांप रहा था, जबकि नंदिनी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे बता सके। उसने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। उसका दिल कांप रहा था। न जाने क्या हुआ था। पंडित जी तो आ चुके थे, लेकिन शादी को रोक दिया गया था और वो लोग जैसे जाने के लिए तैयार खड़े थे। लोग अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। उसका दिल चाहा कि वो उठकर सब लोगों के मुंह बंद कर दे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आखिर हुआ क्या है। न जाने कितनी जलन भरी नज़रों ने उसकी खुशियों को खा लिया था जब उसने अपने सामने ही निकुंज राणा को उठते हुए देखा। ईशानी के पापा सूरज राणा के बिल्कुल सामने खड़े थे। मेरी बेटी से अगर कोई गलती हो गई है तो उसे माफ़ कर दीजिए। इस वक्त मेरी इज्जत का सवाल है। और सूरज राणा दहाड़ते हुए उससे दूर हट गए थे। गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी है। हमने तुम लोगों की इज्जत पर एतबार किया। उसे लगा जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। उसके हाथ साफ साफ कांपने लगे। किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा था, बस हर नज़र उस पर उठकर नफरत से भरी हुई लौट रही थी। अभी जिन नज़रों में उसने अपने लिए जलन का भाव देखा था, अब वहाँ पर नज़रों में नफरत भी भरी हुई थी और जवानों से जहर उगलते लोग उसके दिल को छलनी कर रहे थे। उसका दिल चाहा कि वो अपनी माँ को बुलाकर पूछे, लेकिन शालू जी भी आराधना जी की विनती करने में लगी हुई थी। और फिर देखते ही देखते उसके सामने ही निकुंज राणा उसकी ओर एक नज़र फेंककर स्टेज से उतरता चला गया और उसके साथ ही उसकी धड़कनें भी रुकने लगी थीं। वो लोग बारात को वापस लेकर जा रहे थे, जबकि वो जैसे मरने के करीब थी। बेहतर है तुम खुद ही इनकार कर दो। क्या अच्छा लगेगा कि कल तुम्हारी बारात तुम्हारे दरवाजे से लौट जाए? दूर से कहीं उसके कानों में केशव की आवाज़ गूंजी थी और उसने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर लीं। बिल्कुल वही हुआ था जिसका डर था। वो जलन करने वाले लोग उसकी खुशियों को खा गए थे और उसकी इज्जत भी हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। क्या यही सिला था उसकी ईमानदारी और इज्जत का कि एक पल में ही उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया गया? निकुंज राणा की लाई हुई बारात वापस चली गई और लोग मुंह पर हाथ रखकर अजीब अजीब फुसफुसाहटों में लगे हुए थे। अपना नहीं तो बेचारे बाप का ही ख्याल कर लेती। कैसे गरीबी में ईश्वर दत्त जी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उसने शिद्दत से निकुंज राणा के नाम का घूंघट उठाते हुए नीचे फेंक दिया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सब लोगों की नज़रों का सामना कर पाती। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह टूट टूट कर गिर रहे थे। क्या इतनी जिल्लत उसके हिस्से में आनी बाकी थी? बस एक दिन की बात है मेरी जान,
और उसके बाद आप पूरी तरह मेरी पनाहों में होंगी। निकुंज के ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उस शख्स ने उसे कितने हसीन ख्वाब दिखाए थे और अब एक पल में ही उसे लोगों के बीच छोड़कर चला गया था। उसका घूंघट कहीं कदमों में गिर गया था जब ईश्वर दत्त जी सख्ती से उसकी ओर बढ़े और सब लोगों के सामने ही उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो नहीं जानती थी कि हुआ क्या है, बस ये थप्पड़ उसके बाप की बेयकीनी का थप्पड़ था। थप्पड़ की शिद्दत इतनी तेज थी कि वो एकदम से गिरती चली गई। नंदिनी और शालू जी ने लपक कर उसे उठाया। शालू जी ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया। क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हारी परवरिश की थी? क्या यही सिला दिया है तुमने हमारी मोहब्बतों का? उनकी आवाज़ भी कांप रही थी और आसपास खड़े लोग तमाशबीन का किरदार निभा रहे थे। न जाने लोग क्यों नहीं सोचते कि किसी की ज़िंदगी का तमाशा देखने वाले लोगों की ज़िंदगियां भी तमाशा बन जाती हैं। तमाशा देखने वाले खुद भी तमाशा बन जाते हैं। भगवान के लिए पापा, मुझे बताइए आखिर मैंने क्या किया है? वो लोग क्यों वापस चले गए? इतनी सीधी सादी ना बनो कि तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुमने क्या किया है। अरे, तुमने मेरे भाई का सिर शर्म से झुका दिया है। मुझे तो पहले ही तुम्हारे चाल चलन ठीक नहीं लगते थे। ये सुरभि बुआ थीं जिन्होंने इतनी शिद्दत से जहर उगला था कि वो बजाय उनकी बातों को ढकने के सबके सामने और भी उजागर कर रही थीं। अब कौन करेगा तुमसे शादी? तुम्हारी माँ तो पहले ही ईश्वर भाई को औलाद नहीं दे पाई बेटे की सूरत में, और तुम्हें हम सब पर बोझ बनाकर ईश्वर भाई के कंधों पर डाल दिया और तुम लोगों ने ये सिला दिया। बुआ की पीठ पर खड़ी बीना आज जैसे खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसे ये जलन खाए जा रही थी कि ईशानी निकुंज राणा की मोहब्बत की अकेली हकदार बन जाएगी, उस अमीर घराने की इकलौती बहू और उस भव्य हवेली पर राज करने वाली रानी। लेकिन उसके सामने जैसे सब कुछ टूट गया था। वो तो खुद हैरान और परेशान थी, जैसे भगवान ने उसकी बरसों की दुआ पूरी कर दी हो। उसे उस रोज़ एहसास हुआ कि जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो अपने ही उसमें अहम किरदार निभाते हैं। इन लोगों ने सारी ज़िंदगी उसके पापा का खाया था, हमेशा उनके हिस्से की खुशियाँ पाई थीं, और आज उनकी ज़िंदगी में आई हुई खुशियों को भी निगल गए थे। उसे पूरा यकीन था ये सब केशव की चाल थी। वही उसे धमकियां देता था। उसने पापा के सामने कुछ कहने की कोशिश की थी कि तभी सुरभि बुआ ने उसे झंझोड़ते हुए वहीं बैठा दिया। खबरदार लड़की, अगर तुमने किसी पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, अपने किरदार पर लगे दाग को छुपाने के लिए जुबान मत खोलो। उसका रोता हुआ चेहरा किसी के लिए भी रहम के काबिल नहीं था। पापा की खामोशी उसे अंदर से तोड़ रही थी। उनकी लाल आंखें बता रही थीं कि उन पर कैसी कयामत गुजर रही है। और तभी उसने मेन दरवाजे से केशव को अंदर आते देखा था। वो मक्कारी से उसकी ओर देख रहा था। क्या हुआ मम्मी? वो लोग वापस क्यों चले गए? वो ऐसे पूछ रहा था जैसे उसे इस पूरे मामले का कुछ पता ना हो। होना क्या है? इसके कारनामों का पता सूरज राणा को चल गया और वो अपने बेटे की बारात वापस ले गया। यहाँ भी सबसे पहले सुरभि बुआ ही बोली थी और वो नकली अफसोस से सबको देखता रहा। धीरे धीरे चलते हुए वो ईश्वर दत्त जी के पास आया था। कोई बात नहीं अंकल जी, हिम्मत रखें, गलतियाँ इंसानों से हो जाती हैं। वो बहती हुई नज़रों से उस आदमी के मक्कार चेहरे को देख रही थी जिस पर सिर्फ और सिर्फ दोगलापन लिखा हुआ था। ईश्वर दत्त जी की कमर तो पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने ज़िंदगी भर इज्जत से जीने की कोशिश की थी। भले ही उन्होंने कभी अपनी बेटियों से प्यार जताकर उन्हें जाहिर नहीं किया था, लेकिन कभी उनसे नफरत भी नहीं की थी। हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की थी उनकी, लेकिन आज उन्हें जो मिला वो उसके हकदार नहीं थे। क्या तुम ईशानी से शादी करोगे? रिश्ता मांगा था ना तुम लोगों ने ईशानी का, तो बोलो क्या आप करोगे ईशानी से शादी? उन्होंने पलटकर केशव की ओर देखकर कह दिया, और केशव की तो जैसे बरसों की मुराद पूरी हो गई। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और तभी सुरभि बुआ घबराते हुए आगे बढ़ी। अरे भाई जी, ये क्यों करेगा शादी? पहले जब मैं आपके दरवाजे पर आई थी तो आपकी बीवी और बेटी ने आसमान सर पर उठा लिया था। मेरा बेटा कोई कम नहीं है, हजारों ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी। ये मेरी इज्जत का सवाल है सुरभि। अगर आज इसकी शादी नहीं हुई तो शायद ये सारी उम्र के लिए मेरी दहलीज पर बैठी रह जाएगी। उनका अफसोस किसी भी सूरत में कम नहीं हो रहा था, जबकि सिर्फ मर जाने की कसर बाकी थी। इस वक्त ईशानी की जो हालत थी उसे सिर्फ वही जानती थी। उसने सख्ती से अपने माँ के हाथों को थाम लिया। भीगी भीगी नज़रों से वो अपनी माँ की ओर देखने लगी। उसे मर जाना मंजूर था, लेकिन वो उस शख्स की दुल्हन नहीं बनना चाहती थी। उसके ख्वाबों का महल इतनी शिद्दत से ज़मीन पर ढेर हुआ था कि अभी तक उसकी किरचें उसकी रूह में चुभ रही थीं। अभी ये सारे जख्म ताज़ा थे,
और उसे अब एक नया जख्म दुल्हन के रूप में ये मिल गया कि केशव के साथ उसकी शादी का फैसला हुआ था। आपको अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से करनी चाहिए थी भाभी जी। मेरी भी बेटियां जवान हुई हैं, मजाल है कभी भी मेरी बेटियों ने किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो। और एक आपकी बेटी है जिसने इस उम्र में वो कारनामा कर दिया कि अपने बाप के बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं किया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ईशानी उस इंसान की बेटी है जिसे आप अपनी जबान से भाई कहते नहीं थकती। सारी दुनिया भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाए तो आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। लोगों के सामने उस वक्त वो उस मासूम की इज्जत जिस तरह उछाल रही थी, न जाने बहू बनाने के बाद वो उसे जीने भी देती या नहीं। लो जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती भी आपकी और बातें भी आप दूसरों को सुनाएं। जितनी बातें आप अब कर रही हैं ना, ये बातें आपको अपनी बेटी की परवरिश के दौरान सोचनी चाहिए थी। पापा मेरी बात सुने, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा यकीन करें, मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपकी इज्जत पर दाग बन सके। भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा ना करें। उसने अपने बाप के सामने हाथ जोड़ते हुए विनती की थी, जबकि उसकी हालत देखकर उनका भी दिल कचोट रहा था। लेकिन जबकि हकीकत ये थी कि लोगों की नज़र में वो एक बदचलन लड़की साबित हो चुकी थी। एक लड़की की बारात दरवाजे से लौट जाना कोई मामूली बात नहीं होती। क्या तुम राजी हो केशव? और केशव ने सिर झुका लिया। मैं राजी हूँ ये शादी करने के लिए, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से अंकल जी, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा एहसान है हम पर। सामने खड़ा शख्स मक्कारी से अपनी चाल चल गया। बस फिर शादी की तैयारियां करो। इसी वक्त केशव और ईशानी का विवाह होगा और उसके फौरन बाद विदाई भी। मैं और ज़्यादा जिल्लत नहीं उठा सकता। उन्होंने दो टूक लहजे में कहते हुए बात को ख़त्म कर दिया, जबकि केशव के अंदर तो लड्डू फूट रहे थे। ठीक है भाई जी, मैं आपकी मर्जी पर चुप हो जाती हूँ, लेकिन सूरज राणा की तरफ से आई हुई बरी और जेवरात आप साथ ही देंगे। वो बरी के शानदार जोड़ और कीमती जेवरात सुरभि की नज़र से बचे नहीं थे। सूरज राणा ने लौटते हुए किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था और ना ही उन्हें इन चीज़ों की कोई कमी थी। पापा प्लीज़, भगवान के लिए मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। वो एक बार फिर बाप के कदमों में बैठ गई थी, जब उसके बाप ने झुकते हुए उसे उठाकर अपने सामने बिठा दिया। तुम्हें अगर मुझसे मोहब्बत है और अगर तुम्हें जरा भी मेरी इज्जत का ख्याल है तो चुपचाप केशव से शादी कर लो। बाप ने अपनी इज्जत और मान उसकी गोद में रख दिया और वो अपने बाप की इज्जत को कैसे झुठला सकती थी। उसने दुख से अपने आप को देखा और फिर अपने पापा को। उसके पापा उससे उसकी जान भी मांग लेते तब भी वो उफ नहीं करती। आंखों में आए आंसू उसने बेदर्दी से पोंछ दिए। ठीक है पापा, मैं तैयार हूँ। उसके लिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली। रोती हुई आंखों को सुखाकर अपने बाप की इज्जत का ख्याल करते हुए वो बैठ गई और फिर उन्होंने पंडित जी को शादी की रस्में शुरू करने का हुक्म दे दिया। उसे अब पूरा यकीन हो गया था, एक पल में ही आसमान की ऊंचाइयों से गिरकर जमीन में दफन होने का मतलब क्या होता है। एक पल में ही उसकी ज़िंदगी ने किस कदर बदलाव देखे थे, सिर्फ वही जानती थी। उसे यकीन था कि मायूस भरी सोचें जब इंसान पर हमला करती हैं तो वो हकीकत का रूप भी धर लेती हैं। निकुंज राणा की मोहब्बत उसे हमेशा से ही एक खूबसूरत ख्वाब की तरह लगती थी, जो आंखें खुलते ही उसके हाथ से छिन जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। वो शख्स अपनी चाल में कामयाब हो गया था। मंडप में केशव के बराबर में लाकर ईशानी को आराम से बिठा दिया गया था। वर और वधू दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं, पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए कहा। लेकिन उसकी नज़रें तो बाहरी दरवाजे पर जमी हुई थीं। दाखिली दरवाजे से उसने निकुंज राणा को अंदर आते देखा था और ये उसकी नज़रों का धोखा नहीं था। वो एक पल में साकित हो गई। पंडित जी ने अपनी बात को दोबारा दोहराया, जबकि वो मुकम्मल खामोशी से उस शख्स को अपनी ओर आते हुए देख रही थी। तो क्या वह उसकी सोच पर इस कदर हमला कर चुका था कि अब वो जागती आंखों से उसके ख्वाब देख रही थी। उसने अपने सुन्न होते दिमाग को झंझोड़ना चाहा, लेकिन वो शख्स हकीकत में उसकी ओर दौड़ता हुआ चला आ रहा था और फिर वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये शादी नहीं हो सकती, रुकिए पंडित जी। अभी उसने केशव के साथ फेरे लेना शुरू नहीं किए थे कि निकुंज राणा ने सबको रोक दिया था। सब लोग हैरत और बेयकीनी से उसे देख रहे थे। शेरवानी के खुले हुए बटन और बिखरे हुए बालों वाला वो शख्स उसे प्यासी और दर्द भरी नज़रों से देख रहा था, जो उसके सामने बैठी आंसू बहाते हुए अभी भी हैरत से उसे देख रही थी। मैं करूँगा ईशानी से शादी। मुझे सब कुछ पता चल चुका है अंकल। वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड था। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं यहाँ से जाने की गलती ना करता तो इतनी जिल्लत का सामना ना करना पड़ता। मैं ईशानी से शादी करूँगा।
वो इतनी जल्दी और शिद्दत में ये अल्फाज दोहरा रहा था जैसे उसे मालूम हो कि एक पल में वो उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। तो क्या मुकद्दर ऐसे ही एक पल में काया पलट देते हैं? खबरदार, अब ये मेरी होने वाली बीबी है, तुम अपनी बारात लेकर वापस चले गए हो। केशव दहाड़ते हुए उसकी ओर बढ़ा और निकुंज का गिरेबान थाम लिया, जबकि सुरभि बुआ तो होशो हवास खोते हुए उसकी इस हरकत को देख रही थी। वो सामने खड़ा शख्स निकुंज राणा था। उसे मिनटों में जमीन में दफन कर देने की हिम्मत रखता था सूरज राणा का बेटा, जबकि उसका बेटा उसके गिरेबान में हाथ डालकर जितनी बड़ी गलती कर रहा था उसे शायद अंदाजा नहीं था। निकुंज राणा ने उसे झटकते हुए खुद से दूर फेंक दिया। खबरदार, अगर आज के बाद मेरी और ईशानी की ज़िंदगी में दखल देने की कोशिश की। तुम लोगों ने सारी ज़िंदगी ईशानी के बाप के टुकड़ों पर गुजारा किया और आखिर में उन्हीं की इज्जत को पामाल कर दिया। मैं तुम्हारी असलियत से अच्छी तरह परिचित हो चुका हूँ। अगर तुम चाहते हो कि इस घर से रुखसती से पहले तुम्हारी अर्थी उठे तभी दोबारा आगे बढ़ना। और केशव के चेहरे की रंगत एक पल में जर्द हो गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा शख्स उसके बारे में इतनी सारी मालूमात रखता होगा। पलटते हुए उसने ईश्वर दत्त जी की ओर देखा। अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बेटी को हमेशा अपने दिल की शहजादी बनाकर रखूँगा। वो इतनी शिद्दत से कह रहा था कि बीना ने जलते हुए अपना चेहरा घुमा लिया। कैसा शानदार मर्द उसके हिस्से में आया था, जिसे देखकर उसे लगता था कि मुकद्दर ने उसके साथ काफ़ी बड़ी ज्यादती कर दी। घर की बड़ी बोथी और निकुंज राणा किसी और के हिस्से में आ चुका था, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि हसद और बुरी नीयत इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। अब खामोश क्यों है भाई जी? ये वही शख्स है जिसने अभी हमारी बच्ची को जिल्लत से रूबरू कराया था और अब उसे दोबारा अपनाने के लिए आ गया। इससे इनकार करके यहाँ से बाहर भेजिए। सुरभि बुआ ने आगे बढ़कर एक बार फिर जहर उगला, जब ईश्वर दत्त जी ने उसकी ओर एक तीखी नज़र डालकर अपना रुख फेर लिया। पंडित जी, शादी की रस्में शुरू करें। मेरी बेटी ईशानी और निकुंज राणा की शादी की रस्में। एक बार फिर पंडित जी ने बरबधू को फेरे लेने के लिए कहा था और इस बार ईशानी खुशी से अपने आंसू पोंछते हुए निकुंज का हाथ थामकर खड़ी हो गई थी। पूरी विधिवत शादी संपन्न हुई थी, जबकि रुखसती के लिए उसने खुद कहा था कि एक बार फिर पूरी शान और शौकत से हवेली के तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और वो उसे शान से बारात लेकर जाएंगे। ब्राइडल रूम में उसे ले जाकर एक बार फिर उसके मेकअप को नया टच दिया गया था। एक बार फिर वो दुल्हन बनकर बाहर आई थी। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मुकद्दर ने उसके हक में फैसला कर दिया था। वो जैसे समंदर में डूबने से पहले सिर्फ एक पल में बच गई थी। बारात के ऐन वक्त उसकी कुछ गलत तस्वीरों को एडिट करके उन तस्वीरों को बारातियों में बांट दिया गया था। बांटने वाला कोई और नहीं बल्कि केशव था, जिसने बाहर से अपने लड़कों को भेजकर यह गलत काम अंजाम दिया था। और वो तस्वीरें देखते ही देखते निकुंज राणा और सूरज राणा के हाथों में पहुंच गईं। तस्वीरें इतनी हकीकत से भरी हुई लग रही थीं कि कोई भी उन पर यकीन कर सकता था, जबकि उस इलाके में सूरज राणा की इज्जत से हर कोई परिचित था। उसके दिल में अभी भी दुख भरा हुआ था कि उस शख्स ने उसका साथ नहीं दिया था, उस पर एतबार नहीं किया था। निकुंज वहाँ से बदगुमान होकर बाहर निकल गया था, जबकि उसके दोस्त ने, जो कि एक FIA में था, एक पल में ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये तस्वीरें नकली हैं। वो उसे ऑफिस लेकर गया और वहीं पर उसने 1 मिनट में डेटा निकाल कर उसके सामने रख दिया था। ये तस्वीरें सिर्फ चेहरे की बनावट से एडिट की गई थीं। उसने सारी मालूमात निकलवा ली थी। ये सारा कारनामा केशव ने ही किया था। वो चाहता तो अभी उसे ज़मीन में गाड़ देता, लेकिन जितनी गलती केशव की थी उतनी ही बड़ी गलती उसकी अपनी भी थी। अगर उस वक्त वो उसके सामने एतबार से खड़ा हो जाता, वो लड़की जो उसकी मंगेतर होने के बावजूद उस पर हक नहीं जताती थी, कैसे किसी और की बाहों में। उसने एतबार नहीं किया और उस नाजुक सी लड़की को इतना कुछ सहना पड़ा। उसे अभी भी अपने दिल में शर्मिंदगी का एहसास था। उस रोज़ सिर्फ अपनी मोहब्बत के सदक़े में उसने केशव को माफ़ कर दिया, लेकिन उस माँ बेटे का राज खोलकर उसने न सिर्फ उन लोगों को जलील किया बल्कि उन्हें वार्निंग भी दी कि अगर आज के बाद उन्होंने राणा ख़ानदान की बहू की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो वो उन लोगों की आंखें निकाल लेगा। और वो लोग जानते थे कि वो इतनी ताकत रखता है, अगर उन्हें ज़मीन में दफन भी कर देता तो शायद उससे कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन उसकी परवरिश सूरज राणा ने की थी। स्टेज पर वो उसे थामते हुए अपने साथ ही बिठा चुका था। उसके सामने ही झुकते हुए उसने उसकी हथेली पर अपने लब रख दिए थे और वो शुक्र और दुख से मुस्कुरा दी थी। आशीर्वाद के साय में उसे हवेली रुखसत कर दिया गया था। शालू जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
वो 1000 बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि उनकी बेटी की इज्जत और जिंदगी दोनों ही बच गए थे, वरना वो जितने बड़े अजाब से आशना होने वाली थी, शायद उन्हें पूरी उम्र ही तड़पना पड़ता। अपने बाप के गले से लगते हुए वो बेकाबू होकर रो पड़ी। जब उन्होंने उसका चेहरा उठाते हुए उसके माथे पर जिंदगी में पहली बार अपने लब रखे थे। मुझे माफ़ कर देना मेरा बच्चा, मैं शायद कभी अच्छा बाप नहीं बन पाया। और उसने अपने बाप के हाथ थामते हुए उन पर अपने होंठ रख दिए। नहीं पापा, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन पापा हैं, क्योंकि आप मेरे पापा हैं। नंदिनी के गले लगते हुए वो शिद्दत से रो दी, जबकि सुरभि बुआ उससे मिलने के लिए आगे बढ़ी और उसने रुख फेर लिया। उसे ज़रूरत नहीं थी नाम के रिश्तों की, उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं थी। गाड़ी में बैठते हुए भी वो शिद्दत से रो रही थी। जब निकुंज ने नरमी से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया, उसने शिकायत भरी नज़रों से निकुंज को देखते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। मैंने आपसे शादी की है, लेकिन मत भूलिए कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं कर सकती। और वो दुख से उसे देखता रहा। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। हवेली में लाने के बाद सारी रस्में निभाई गईं और फिर उसे निकुंज राणा के कमरे में भेज दिया गया। कमरा जिस कदर खूबसूरती से सजाया गया था, कमरे में दाखिल होते ही उसकी शानो शौकत देखकर वो ठहर सी गई थी। शायद उसने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा कमरा देखा था। कमरे की दीवार पर लगी हुई निकुंज राणा की तस्वीर ने उसे बुरी तरह अपनी ओर खींच लिया था। नौकरानी उसे कमरे में छोड़कर चली गई थी, जबकि वो घूमते हुए उस हसीन कमरे का जायजा लेती रही। सामने खड़ा शख्स मुकम्मल तौर पर उसका था। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे तस्वीर से ही उसकी गहरी नज़रों से उसका वजूद आर पार हो रहा हो। उसने नरमी से मुस्कुराते हुए नज़रों को झुका लिया। भगवान का जितना धन्यवाद करती कम था कि वो शख्स उसकी दस्तरस में था। फूलों से बनाई गई सेज पर बैठी तो जैसे गुलाब की तरह खिल उठी। घूंघट को एक बार फिर अपने चेहरे पर गिराते हुए वो उसकी मुंतजिर थी। दिल अजीब से अंदेशों से घिरा हुआ था और उस वक्त आने वाले लम्हों के बारे में सोचकर उसका दिल कांप रहा था। उसे दुख था इस बात का कि निकुंज ने उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन वो इससे ज़्यादा खुश भी थी कि वो वहाँ वापस लौट आया था। अगर वो आने में 1 मिनट भी देर कर देता तो उनकी राहें हमेशा के लिए जुदा हो जाती। कुछ देर गुजरी, जब कमरे का दरवाज़ा खुला और निकुंज राणा अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ अंदर कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में उसकी मौजूदगी जैसे कमरे की रौनक को बढ़ा गई। आहिस्तगी से चलते हुए वो उसके सामने आकर बैठ गया और फिर हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट पलट दिया। उसने नज़रों को झुका रखा था, जबकि वो अपनी खूबसूरत नज़रों को उसके चेहरे पर टिकाए हुए था। तो अभी नाराज़गी कैसे ख़त्म हो सकती है? इसका कोई हल है तो बता दो मेरी जान, उसने शौक़ से लहजे में कहा जब उसने नज़रों को उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। निकुंज तड़प उठा। नहीं जाना, ये खूबसूरत आंखें रोने के लिए नहीं बनी हैं। ये सिर्फ ख्वाब देखने के लिए बनी है। निकुंज, तुम सारी ज़िंदगी मुझ पर यकीन रखना, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। वो जैसे आने वाले दिनों से डरी हुई थी कि अगर बाद में कुछ ऐसा हुआ तो शायद वो एक बार फिर उसे बेयकीनी का शिकार हो जाएगा। जब निकुंज ने नरमी से उसका हाथ थामते हुए अपने लबों से लगा लिया। मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन अब तुम पर शक नहीं कर सकता। तुमने एक बार पूछा था कि मैंने तुम्हारा चुनाव क्यों किया, तो सुन लो, मैंने सिर्फ इसीलिए तुम्हें चुना क्योंकि मुझे बीवी के रूप में एक शर्म और संस्कारों से भरपूर लड़की चाहिए थी। अगर मुझे खूबसूरत हसीन चेहरों से मतलब होता तो न जाने कितनी हसीन चेहरे मेरे कदमों में बिछ जाते, लेकिन मुझे वो लड़की चाहिए थी जिसे मेरी दौलत से मतलब ना हो, जिसे सिर्फ और सिर्फ मेरे वजूद से मतलब हो। केशव मुझे काफ़ी दिनों से वार्न कर रहा था कि अगर मैं इनकार नहीं करूँगी तो वो मेरे साथ वो सब कुछ करेगा जिससे आप मुझसे बदगुमान हो जाएं। मैंने उस घटिया शख्स को सिर्फ अपनी मोहब्बत का सदका समझकर माफ़ कर दिया है, वरना शायद मैं उसे इतनी बड़ी सज़ा देता कि वो फिर तुम्हारी तरफ नज़रें उठाने से पहले कांप जाता। आज के बाद तुम उसका नाम नहीं लोगी, और वैसे भी इतने हसीन लबों से सिर्फ मेरा नाम ही अच्छा लगता है। उसने उसके लबों पर फोकस करते हुए सोख लहजे में आंख दबाते हुए कहा, और जब उसने मुस्कुराते हुए नज़रों को झुका लिया, मैं अभी भी आपसे नाराज़ हूँ। उसने झूठे गुस्से से मुंह बिसूरा जब उसने आगे बढ़ते हुए उसके लबों पर अपने लब रख दिए और धीरे धीरे उन लबों की नरमी को चुराता रहा। काफ़ी देर वो नरमी से अपनी शिद्दतों को उसकी सांसों में उडेलता रहा, जबकि ईशानी इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी। उसका पूरा वजूद कांप उठा। उसने शिद्दत से उसकी शेरवानी को मुट्ठियों में जकड़ लिया।
काफ़ी देर के बाद उसने छोड़ा तो वो अपनी बिखरी हुई सांसों को हमवार करने लगी। अभी भी नाराज हो? वो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा रहा था जब उसने पलकें झुका लीं। चेंज करके आओ और फिर मैं तुम्हें फुर्सत से मना लेता हूँ। इस अंदाज में मनाऊंगा कि पूरी जिंदगी मुझसे नाराज नहीं होगी। वो उसके वजूद की खूबसूरती को अपने आंखों में भरते हुए बोला था और उसके बेबाक से लहजे पर वो शर्म से पानी पानी हो गई। नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। उसने फौरन ही पैंतरा बदला जब निकुंज खुलकर हंस दिया। अगर तुम नहीं मानोगी तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा और फिर तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा, और फिर मेरे बताए गए तरीके से। और वो हल्के हल्के खौफ के जज्बात लिए उसे देखने लगी। वैसे तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बोलो, मैं चेंज करवा दूँ? वो एक बार फिर शौकी से पूछ बैठा और वो जल्दी से उससे दूर होते हुए बेड से उतर गई। चेंजिंग रूम में उसके लिए खूबसूरत ड्रेस रखा हुआ था जिसकी खूबसूरती ने जहाँ उसे हैरान किया वहीं उसकी बनावट ने उसे शर्म से पानी पानी कर दिया। अगर उसके ऊपर वो गाउन न पहनती तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके जिस्म के कुछ हिस्सों को ढक सकता था। पहनकर फौरन बाहर आओ जाना, वरना मुझे अंदर आना पड़ेगा, उसने बाहर से ऊंची आवाज़ में कहा और वो चेंज करने लगी। थोड़ी देर बाद वो कांपते हुए वजूद से बाहर आई तो वो उसे देखकर देखता ही रह गया। पहली बार वो पूरे हक से उसके सामने थी, अपनी सारी खूबसूरती को समेटे हुए, बार बार अपने गाउन की डोरियों को मुट्ठी में दबाकर जैसे मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। जब वो कदम कदम चलता हुआ उसके करीब आ गया, कमर से थामते हुए उसने उसे अपने करीब कर लिया। उसके खुले बाल, मिटा मिटा सा मेकअप और ज्वेलरी से आज़ाद नरम मुलायम रुई जैसा बदन। सामने खड़ी लड़की हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने नरमी से झुकते हुए उसके माथे पर लब रख दिए। तुम इतनी खूबसूरत हो कि किसी का भी मन डगमगा सकता है। मैं तो फिर तुम्हारा पति हूँ और इस रात के फ़र्ज भी यही है कि आज तो तुम पूरे तौर पर मेरी बाहों में समा जाओ। वो आंखों में ढेर सारी मदहोशी लिए उसे देख रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशानी की आंखों में हल्की सी नमी उतरने लगी जब उसने बारी बारी उसकी आंखों पर अपने होंठ रख दिए। हीरों से जड़ा हुआ एक खूबसूरत नाजुक सा नेकलेस उसने उसकी खूबसूरत सी गर्दन की शोभा बना डाला। ये तुम्हारी मुंह दिखाई, अरे लड़कियां तो मुंह दिखाई मांग कर लेती हैं, इतना भी नहीं पता तुम्हें? वो उसका डर कम करना चाहता था, इसीलिए उससे हल्की फुल्की बातों में लगा रहा। मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। मेरे लिए आपका साथ ही सबसे बड़ी दौलत है। उसने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। सामने खड़ी लड़की बेतहाशा खूबसूरत थी, पूरी हक के साथ हया से गुथी हुई। पूरी रात वो उसकी बाहों में लिपटी रही, उसके मजबूत सीने से लगी रही, उसके बेहद करीब। उसकी सांसें उसकी सांसों से मिलती रहीं, उसकी शिद्दतें उसके वजूद को पूरा करती रहीं। उसकी सरगोशियाँ उसे खुद पर गर्व करने पर मजबूर कर रही थीं। खिड़की से झांकता हुआ चांद उन दोनों की मोहब्बत को देखकर जैसे बादलों में छुप गया। उसने हमेशा अपने लिए ऐसे ही हमसफ़र की दुआ की थी, एक ऐसा शख्स जो उसे समेट ले। उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया था, वो सब कुछ जिससे खोने से वो डरती थी। वो सिर्फ एक रात नहीं थी, भगवान ने अब से सारी ज़िंदगी के लिए ये मोहब्बतें, ये इज्जतें उसे सौंप दी थीं। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से झांकती हुई कमरे में दाखिल हुई तो कमरे की हल्की नीम रोशनी अब सुनहरे उजाले में बदल रही थी। फूलों की महक, दीवारों पर झूलती लाइट्स और कमरे में फैला गुलाबी उजाला एक जादुई एहसास दे रहा था। ईशानी की नींद बहुत हल्की थी, लेकिन आज उसकी नींद जैसे पहले जैसी न थी, बहुत गहरी और सुकून भरी थी। उसने हल्के से पलकें खोलीं और ख़ुद को किसी मजबूत बाहों के घेरे में पाया। उसका चेहरा निकुंज राणा के सीने पर था और उसके गले के इर्द गिर्द उसकी बाहें लिपटी हुई थीं। निकुंज अब भी नींद में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत पा ली हो। ईशानी हर पर्दे से आज़ाद उसके चौड़े नग्न सीने से लिपटी हुई थी। रात के खूबसूरत पल उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखेर गए। उसके प्यार करने का अंदाज ऐसा था जिसे सोच कर ही ईशान की दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। ईशानी हल्के से मुस्कुराई। उसने खुद को उसकी बाहों से धीरे से अलग किया, लेकिन जैसे ही वो उठने लगी, निकुंज ने बिना आंखें खोले ही उसकी कलाई थाम ली। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो मिसेज राणा? उसकी आवाज़ नींद से भरी और बेहद धीमी थी, लेकिन उसमें जो मोहब्बत थी वो ईशानी के रगों में उतर गई। मुझे लगा आप सो रहे हैं, ईशानी ने धीमे से जवाब दिया। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन सुबह हो, भला मैं इसे सोकर कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? निकुंज ने मुस्कुराते हुए आंखें खोलीं और उसे खींचकर फिर से अपने पास ले आया और उसकी नरम मुलायम धड़कनों पर
और ईशानी सिसकते हुए उसके चौड़े सीने से लिपट गई। आप बहुत गंदे हैं। पूरी रात मुझे जगाकर आपको सुकून नहीं मिला जो अब दोबारा से। और निकुंज ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया था। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे कभी दूर ना हो, एक पल के लिए भी। ईशानी उसकी बाहों में थी और उन लम्हों को वो दोनों बेशुमार मोहब्बत से जी रहे थे। निकुंज, कल रात सब कुछ जैसे एक सपने जैसा था। ईशानी ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा। अगर सपना होता तो मैं चाहता हूँ कि मैं कभी इस सपने से न जागूं। निकुंज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी। पर्दों के पीछे से सुबह की धूप अब कमरे के हर कोने में अपनी गर्मी फैला रही थी। दोनों कुछ देर तक खामोशी से बस एक दूसरे को देखते रहे। न कोई शब्द थे, न कोई सवाल, बस आंखों से बयां होती अनकही बातें। चाय बनाऊं? ईशानी ने धीमे से पूछा। नहीं, आज चाय मैं बनाऊंगा, निकुंज ने चुटकी बजाते हुए कहा। आप? वो मुस्कुराई। अभी तक तो आपने पानी तक खुद नहीं पिया होगा। अब बीबी मिली है तो जिम्मेदारियां भी निभानी है, निकुंज ने उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए कहा। लेकिन इससे पहले फ्रेश होना है, दोनों को एक साथ। वो एक आंख दबाते हुए शरारत से बोला तो वो लाल पड़ गई और जल्दी से चादर अपने ऊपर लपेट ली। नहीं निकुंज, पहले आप, बाद में मैं। जबकि निकुंज ने उसकी एक न सुनी। चादर उसके ऊपर से हटाते हुए उसे अपनी बाहों में उठाया और बाथरूम में ले जाकर बाथ टब में बिठा दिया और खुद भी बाथ टब के अंदर उतर गया। और वो शर्म से सिमटी हुई उसके सीने से लगती चली गई। निकुंज धीरे धीरे उसके वजूद को महसूस करता हुआ मदहोशी में उतरने लगा था। और जब वो एक झटके से उसके वजूद में उतरा तो ईशानी के होंठों से सिसकी निकली थी। निकुंज, ये क्या शरारत है? मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहीं तुम्हारे साथ प्यार करूँगा। कहते कहते वो उसमें पूरी तरह मदहोश होने लगा था। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे में खोए रहे और फिर फ्रेश होकर बाहर निकले थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे किचन की ओर बढ़े। शादी के हंगामों में पूरी हवेली के लोग अपने अपने कमरों में थक कर सोए पड़े थे। किचन में पहुंचकर निकुंज ने चाय बनाने की पूरी कोशिश की। दूध उबालना, अदरक काटना और फिर चाय पत्ती डालना। और ईशानी खड़ी होकर उसकी मासूम कोशिशों पर हंसती रही। देख लेना, आज की चाय तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी, निकुंज ने चाय कप में डालते हुए गर्व से कहा। हाँ, वो तो ज़रूर, ईशानी हंसी, क्योंकि ये शायद पहली और आखिरी बार है जब आप चाय बना रहे हैं। दोनों ने एक ही कप में चाय पी। ईशानी ने जब पहला घूंट लिया तो हल्की सी खांसी आई। चाय में चीनी थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन उस मिठास में एक अलग ही सुकून था। अब तुम्हें मेरी ज़िंदगी की हर मिठास ऐसी ही लगेगी, निकुंज ने उसके होंठों के पास चाय का निशान देकर उसे अंगूठे से पोंछा और फिर धीरे से उसके गाल पर एक प्यारा सा किस कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ निकुंज। ईशानी की आंखों में नमी आ गई। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। निकुंज ने उसे फिर से गले लगा लिया। सूरज की किरणें अब तेज हो चुकी थीं, लेकिन कमरे में फैली इस मोहब्बत की गर्मी उनसे कहीं ज़्यादा थी। शादी की अगली सुबह दो दिलों के जुड़ने का सच्चा एहसास, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत और वो पहला दिन जो उम्र भर याद रहेगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।